देखिए, आपने मुझे अक्सर देखा होगा कि मैं अपनी वीडियो के अंदर कोई भी बाहरी और फालतू की बातें नहीं करता हूँ। डायरेक्ट मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ, टॉपिक को ही कवर करने में लग जाता हूँ और उसी में हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। तो इधर-उधर की बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो ये वीडियो है ना, ये इस वीडियो की ज़रूरत है कि मैं आपको बताऊँ वाराणसी के उन 2 इन्वेस्टर्स के बारे में जो कि अपने फैमिली मेंबर्स में से यानी सब्सक्राइबर्स हैं वो भी फाइनेंसर के। मैंने दोनों की पोर्टफोलियो को देखा और इत्तेफ़ाक के बाद 1-2 दिन के आगे-पीछे पर दोनों ने अपनी-अपनी पोर्टफोलियो को भेजा था और दोनों के पोर्टफोलियो को देखा। लेकिन वहाँ पर जो मैंने देखा है ना कि एक ऐसा इन्वेस्टर्स है जो 17 महीने पहले से निवेश कर रहे हैं और एक ऐसा है जो 17 महीने बाद से निवेश कर रहे हैं। लेकिन जो 17 महीने बाद से निवेश कर रहे हैं, उनका परसेंटेज वाइज़ रिटर्न्स ज़्यादा था। अब उसके पीछे का रीज़न क्या था भाई? वो तो बाद में निवेश करना शुरू किया, 17 महीने का फ़र्क था। कितने महीने का? 17 महीने का फ़र्क था। एक ने 17 महीने पहले पोर्टफोलियो बनाया था और एक ने 17 महीने बाद पोर्टफोलियो बनाया था। तो मेरे कहने का मतलब क्या है सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये पता करना है कि आने वाला समय में आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा, आने वाला 10 साल, 8 साल या 15 साल के बाद कितना ज़्यादा रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो पर मिल सकता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी होगी ना, वो पोर्टफोलियो सही से क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी पोर्टफोलियो इज़ द फर्स्ट। और आपने सुना होगा, कहते हैं बातों-बातों में लोग बोलते रहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, कि आपका फर्स्ट स्टेप बहुत सही होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो को क्रिएट करना सबसे पहली चीज़ है। लेकिन अफ़सोस की बात कि भाई पोर्टफोलियो के ऊपर बात करना ये सबसे बोरिंग टॉपिक माना जाता है। फंड सिलेक्शन के ऊपर बात करना ये सबसे बोरिंग टॉपिक माना जाता है, जो अक्सर लोग देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में 2 पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं डिटेल्स में। हम यहाँ पर 2-3 ही बात करेंगे और 2-3 बातों के अंदर-अंदर में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पोर्टफोलियो में क्या गलती है और पोर्टफोलियो को कैसा रखना चाहिए, कौन-कौन से फंड होना चाहिए। ठीक है, तमाम तर बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली पोर्टफोलियो जो हमारे पास आई है, वो है रामचंद्र सिंह जी की तरफ से। सबसे पहले मैं सर के बारे में कुछ डिटेल्स है जो कि मैं आपको देना चाहूँगा और वो डिटेल्स का जानना बहुत ही ज़रूरी है। एज की अगर मैं बात करूँ तो 44 ईयर्स है। रिस्क एपिटाइट की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ही हाई रिस्क ये लेने को तैयार है। टारगेट की अगर मैं बात करूँ यानी इन्वेस्टमेंट होराइज़न के, तो 8 ईयर्स प्लस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद इनका जो मेन फोकस रहने वाला है इन्वेस्टमेंट का, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स गेन करना है। ये 4 चीज़ें हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए। देखिए, फंड अगर मैं पूरा बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी एक मर्तबा मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो सके बता दूँ। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है एसबीआई लार्ज कैप है, जहाँ पर ये 2 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं। उसके बाद पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 1 लाख रुपए है। एसबीआई मल्टी कैप है, यहाँ पर भी 1 लाख रुपए है। उसके बाद एचडीएफसी मिड कैप है, यहाँ पर भी 1 लाख रुपए है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। ये तमाम तरह फंड्स आप देख सकते हैं। प्लस आपको मैं बता दूं कि भाई ये सिर्फ लमसम के लिए फंड है। जो एसआईपी के लिए फंड है वहां पर निप्पॉन इंडिया देखने को मिल जाता है, एक्सिस मिड कैप और एसबीआई मिड कैप है। ये मतलब टोटली अगर मैं बताऊं तो 11 फंड हो वहां पर हो गए और 3 फंड एसआईपी के लिए है, तो टोटल 14 फंड्स हैं। 14 फंड्स यहाँ पर सर के पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाता है। अब इस पोर्टफोलियो के अंदर जो मुझे प्रॉब्लम लगता है वो क्या लगता है, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, इनमें कौन-कौन से फंड होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं सर की जगह रहता तो मैं कौन-कौन सा फंड लेता और उसका एलोकेशन कैसे करता। ठीक है, सबसे पहला इशू जो कि इस पोर्टफोलियो में मुझे लगा, मच मोर नंबर ऑफ फंड्स, मतलब नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा है इस फंड के अंदर, इस पोर्टफोलियो के अंदर। ये सबसे पहली चीज़ है और सर को मैंने इससे पहले भी शायद बता चुका था कि नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा है सर, तो वहाँ पर कुछ कम किया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी नंबर ऑफ फंड्स यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अभी भी सर को मैं सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूँगा कि नंबर ऑफ फंड्स कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ओवर डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये आपके रिस्क को भी मैनेज कर देता है और दूसरी बात ना कि आपको बुरे और अच्छे सिचुएशन, मार्केट का चाहे जितना भी खराब सिचुएशन हो, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने देता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। प्लस आपको रिटर्न्स गेन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, नॉट ओवर डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि प्रॉब्लम क्या है। नंबर ऑफ फंड ज़्यादा है, ज़्यादा पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादा फंड है और दूसरी बात
ज्यादा फंड की वजह से जो दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब देखिए मैं रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरा सुझाव, अगर मैं इस पोर्टफोलियो का मालिक होता तो मैं कैसा क्रिएट करता वो देख लीजिए आप। कौन कौन सा फंड होता है? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो कि गालिबन सर के पोर्टफोलियो में पहले से है। एचडीएफसी मिड कैप, यानी 2 मिड कैप हो गए। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप कैटेगरी में हो गया। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, ये स्टेबिलिटी के लिए हो गया, पोर्टफोलियो के स्टेबिलिटी के लिए। और उसके बाद आ जाता है एसबीआई मल्टी कैप, ये भी स्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप और मिड कैप ये जो मैंने लेकर रखा हुआ है, ये खालिस रिटर्न्स बनने के लिए। और उससे पहले एक बात आपको याद रखना चाहिए, जो कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है कि सर का फोकस क्या है, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स गेन करना, और ये रिस्क हाई लेने को तैयार है। और इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन वो 8 साल से ज्यादा का है, एटलीस्ट 8 साल तो है ही है, जैसा कि सर ने कहा है। तो इन 3-4 बातों को याद रखते हुए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, और इस तरह की पोर्टफोलियो में सजेस्ट कर रहा हूँ। सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि भाई इस तरह कैसे होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम अगर ये बात करें कि भाई एलोकेशन कैसा होना चाहिए, यानी हमने मिड कैप लिया है, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड लिया है, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड लिया है। यानी लार्ज कैप में कितना, स्मॉल कैप में कितना, मिड कैप में कितना, तो लार्ज कैप तो हमारी पोर्टफोलियो में है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो एलोकेशन होगा वो कैसे होगा, स्मॉल कैप में 50%, यानी सर का जो भी कैपिटल है उसका 50% सीधा स्मॉल कैप के अंदर डालना है, 50%। उसके बाद मिड कैप के अंदर 20% डालना है, और दूसरी जगहों पे यानी मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के अंदर 30%, यानी 15% करके दोनों जगह पे निवेश करना है। या अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से यहाँ पर कुछ कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि फ्लेक्सी कैप में 20% डाल दे, और क्या कहते हैं 10% जो बच जाता है वो मल्टी कैप में डाल दे, या मल्टी कैप में 20% डाल दें और 10% जो बच जाता है वो फ्लेक्सी कैप में डाल दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पहली पोर्टफोलियो थी। अब सर की वाइफ मैम की पोर्टफोलियो है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर अगर सबसे पहले हम मैम की पोर्टफोलियो में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फंड यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड है। उसके बाद जो है एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान है, वहाँ पर कितना कितना निवेश किया जा रहा है वो सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। उसके अलावा जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप है, उसके अलावा कॉन्ट्रा फंड है, एसबीआई ऑटोमोटिव फंड है। इसके अलावा मतलब टोटली जो है ना 8 फंड है। और क्या कहते हैं कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर एसआईपी चल रही है 5,000 के पर मंथ। उसके बाद जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप के अंदर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का लमसम किया गया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम क्या है पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ फंड्स ज्यादा है, सबसे पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो सर दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ पर सेम एएमसी से, यानी आप अगर इसमें गौर करेंगे तो एसबीआई के ज्यादातर फंड आपको देखने को मिलते हैं, ज्यादातर फंड आपको एसबीआई एएमसी से देखने को मिलते हैं। तो देखिए एसबीआई जो एएमसी है, यकीनन मैं मानता हूं कि बहुत ही भरोसेमंद एएमसी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे चलकर उसके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए ये भी बहुत कम चांसेस है। 100 में से मुझे लगता है कि 1% चांस भी नहीं है पूरा कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है भाई, वक्त है कब क्या कहाँ किसके साथ क्या बदल जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। तो एसबीआई एएमसी बहुत बेटर एएमसी है, लेकिन चाहे जितनी भी बेटर एएमसी हो, एक ही एएमसी से बहुत ज्यादा फंड आपको नहीं लेना चाहिए, इस बात को आप याद रखिए। 1-2 फंड हो गया बहुत ज्यादा हो गया सेम एएमसी से, ठीक है। ये 2 प्रॉब्लम। अब मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए उसको जरा आप सुन लीजिए। बंधन स्मॉल कैप फंड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड होना चाहिए, जो कि एनर्जी जो थीम है या सेक्टर है उन चीजों को ये फोकस करेगा, ठीक है। और उसके बाद एचडीएफसी का मिड कैप होना चाहिए, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए, मल्टी कैप। या उसके बाद लास्ट में एक और आता है, यानी 5 फंड होने चाहिए, तो लास्ट में एक मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं, ये लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप ऐड कर सकते हैं, या सिर्फ लार्ज कैप ऐड कर सकते हैं, जो कि स्टेबिलिटी के लिए माना जाएगा, बाकी के जो होंगे वो रिटर्न्स के लिए। तो इस तरीके से इस पोर्टफोलियो का डिजाइन होना चाहिए जो मुझे लगता है। और ये जो पोर्टफोलियो सेकंड वाला जो पोर्टफोलियो है ना, वो रामचंद्र सिंह सर जो है उनकी वाइफ यानी मैम की पोर्टफोलियो है, तो मुझे लगता है कि उनका भी होराइजन सेम ही होगा, और उनका भी मकसद रिटर्न्स ही गेन करना होगा, और एज भी लगभग उसी से मिलते जुलते जो होते हैं एक हस्बैंड वाइफ के, उसी प्रकार के होंगे। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए। अब एक चीज और भी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। फिर अगर हम बात करें कि भाई
कहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप में किस तरह से एलोकेशन करना चाहिए। तो मिड कैप और स्मॉल कैप दूसरी जगहों का एलोकेशन उसी प्रकार से रहेगा जो मैंने पहली पोर्टफोलियो में बताया है, ठीक है। अब लास्ट में कुछ पॉइंट है जिसे आपको याद रखना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा फंड आप ले लेते हैं ना, तो वहां पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, वो ये होता है कि भाई आप अपनी पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट आपको 2 बार आपको साल में 6 महीने पे आपको अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर ही करना चाहिए, जो कि लोग नहीं कर पाते हैं। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज्यादा फंड रखने वालों के साथ होता है। उनका रिटर्न्स किधर से, एक तरफ आपका रिटर्न्स भी बनेगा और दूसरी तरफ से आपका रिटर्न्स डाउन भी होता चला जाएगा पोर्टफोलियो से। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्लस मैंने देखा है कि काफी सारे इंडेक्स फंड है सर के पोर्टफोलियो में, तो मुझे लगता है कि अगर आप 8 सालों के लिए निवेश कर रहे हैं तो वहां पर इंडेक्स फंड आपने लेकर रखा हुआ है जिसका कुछ खास मतलब नहीं बनता है सर, समझ रहे हैं ना। एक बात और भी कहना चाहूंगा जो कि मुझे याद आ रहा है कि देखिए एसआईपी और लमसम के लिए जैसा कि सर के पोर्टफोलियो में अलग अलग फंड नजर आ रहे थे, वो चीज नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जिसमें आप लमसम कर रहे हैं उसी में एसआईपी मोड अगर ओपन है तो वहां पर आप एसआईपी भी कर सकते हैं। एसआईपी से पर्सनली अलग से फंड लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एक फंड अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बैक रिकॉर्ड अगर अच्छे है, पास्ट रिकॉर्ड अगर अच्छे है, तो वहां पर आप एसआईपी लमसम दोनों करिए, नो डाउट। तो फाइनली इस पोर्टफोलियो के लिए जो जो मुझे इंपॉर्टेंट बातें लगी है वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब आपकी क्या राय है, आप लोग कैसे सोचते हैं और इस पोर्टफोलियो के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लगता है अगर आपको कुछ छूट गया है वो भी बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स मैं एडवांस में ही कह देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।